बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। बच्चों, आज हम ग्रेड 11 में अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज किंगडम एनिमेलिया, और ये केंटब ग्रेड 11 बायोलॉजी किताब में चैप्टर 9 है। हमने आज जो एसएलओ कवर करना है वो है आइडेंटिफाई दैट एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू टू मेजर ग्रुप्स। कौन कौन से? इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट। हमने इनकी आइडेंटिफिकेशन करनी है, पहचान करनी है कि दोनों में बुनियादी फर्क क्या है। अच्छा, वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट का वर्ड यूज हुआ है एसएलओ में, लेकिन इन दो ग्रुप्स के अंदर जो एनिमल्स हैं इनसे रिलेटेड और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट वोकैब है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। तभी आपको वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट की सही समझ आएगी, और जब आपने आगे इनमें मौजूद मजीद फाइलम पढ़ने हैं वहां आपके लिए आसानी होगी। इसलिए हमने अपने पहले एसएलओ में वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट के रिलेटेड जो एडिशनल टर्मिनोलॉजीज हैं वो भी ऐड की हैं। चाहे एसएलओ में उनको वाज़ेह तौर पे नहीं कहा गया, आप चाहे याद इसको करें वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट तक, लेकिन आपने वो बाकी टर्मिनोलॉजीज को भी समझने के लिए उतनी ही सिग्निफिकेंस देनी है। स्टार्ट के अंदर हमारे पास चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, लार्जेस्ट है तमाम 6 किंगडम्स के अंदर, और इसमें आपके पास यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। आई थिंक आपको अब बहुत अच्छे से पता चल गया यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म क्या है, और तमाम मल्टीसेलुलर एनिमल्स हैं। एनिमल का कहता है वर्ड जो है ना, इसका ओरिजिन लैटिन से है एनिमा, जिसका मतलब है सोल, ब्रीद, कोई जिंदा चीज, जानदार जो सांस लेती है। और हम इसको सिर्फ किंगडम एनिमेलिया के मेंबर्स के लिए ही यूज करते हैं। ठीक, हमारे पास तकरीबन 1.5 मिलियन एनिमल स्पीशीज है जिन्हें हमने अभी तक नाम दिया है और डिस्क्राइब किया है, जिनके बारे में हम जानते हैं। ठीक, और इनमें कुछ बुनियादी कैरेक्टरिस्टिक हैं जो आपको इस किंगडम के तमाम मेंबर्स में मिलते हैं। वो बुनियादी कैरेक्टरिस्टिक क्या है उन्हें पढ़ के फिर आते हैं अपने एसएलओ पे। मल्टीसेलुलर बॉडी होगी, आप देखोगे यूनिसेलुलर नहीं है। ठीक है, डिप्लॉयड है, यूकैरियोटिक सेल्स के बने हैं। सेल वॉल का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हेट्रोट्रोफ्स हैं, अपना फूड खुद नहीं बनाते, फोटोसिंथेसिस नहीं होती। किस तरह के? इंजेस्टिव। रिमेंबर फंजाई के बारे में बताया था, वो भी हेट्रोट्रोफ थे लेकिन एब्जॉर्प्टिव थे, जबकि ये इंजेस्टिव हैं। ये लार्ज फूड चंक्स को इंजेस्ट करते हैं और फिर इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में उनकी डाइजेशन होती है। दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और आप देखते हो कि ये आपके पास दो डिसिमिलर यानी कि वाज़ेह तौर पे दो मुख्तलिफ गैमीट से बनते हैं, और दोनों गैमीट हैप्लॉइड होते हैं। इनमें से एक बड़ा होता है जिसे आप एग कहते हो, और एक स्मॉल जिसे आप स्पर्म कहते हो। ठीक, अच्छा, ये तो है ज्यादातर एनिमल का हाल कि ये गैमीट्स बनते हैं, फ्यूज होते हैं, फिर इनकी डेवलपमेंट होती है। कुछ में हमें एक्सेप्शन मिलती है, कुछ में। वहां क्या होता है? वहां आप देखते हो कि वहां का जो एनिमल है ना वो अनफर्टिलाइज्ड एग से ही डेवलप हो रहा है, यानी कि एग को स्पर्म के साथ फर्टिलाइज नहीं किया गया, और वो जो अनफर्टिलाइज एग है वही फंक्शनल एम्ब्रियो बन गया, और वहां से एम्ब्रियो डेवलप करके इंडिविजुअल बना रहा है। हम इस प्रोसेस को कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। हमारे नए करिकुलम में बहुत अच्छी एडिशन हुई है, जहां और बहुत सारे अच्छे एसएलओज आए हैं, उसी तरह पार्थेनोजेनेसिस को भी इंट्रोड्यूस करवाया गया। ठीक है, हमारे पास अगर आप इसकी एग्जांपल जानना चाहो तो हनी बीज में जो मेल हनी बी है ना वो पार्थेनोजेनेसिस से बन रहे होते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। चलिए जी, हमारा पहला नॉलेज है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, क्योंकि एसएलओ कह रहे हैं दो मेजर ग्रुप, इनवर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट, यानी हम क्लासिफाई करने जा रहे हैं। अच्छा, इससे पहले ना हमारे पास वो जो प्रोटिस्ट थे, किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर, हम जब दो किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम करते थे तो हमने उन्हें वहां रखा हुआ था, क्योंकि इनमें कुछ रिजेम्बलेंस होती है। कुछ प्रोटिस्ट ऐसे भी हैं जो एनिमल से मिलते हैं। ठीक, लेकिन बाद में हमने इनका किंगडम अलग किया, लेकिन हमने वहां भी ये बात की कि असल में अगर हम देखें तो हम आज भी कहते हैं कि जो एनिमल्स है ना इनके जो इंसेस्टर हैं वो असल में प्रोटिस्ट ही हैं, ये उनसे ओरिजिनेट हुए हैं। प्रोटिस्ट जो है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। ठीक, और प्रोटिस्ट के भी अगर आपको याद हो डिफरेंट ग्रुप्स थे, जिनमें से एक था प्रोटोजोआ, जिन्हें आप प्रोटोजोन कहते हो। उनके मेंबर को जो ग्रुप है वो प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ को हम कहते हैं असल में ये है जो एनिमल्स के इंसेस्टर हैं, क्योंकि इनमें एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक मौजूद होती हैं। ठीक, इसीलिए माजी में इन्हें किसी टाइम में किंगडम एनिमेलिया का मेंबर भी रखा गया। ठीक, और ये आपके पास अगर देखो प्रोटोजोआ तो ये
हैं यूकैरियोटिक ही और हेटेरोट्रॉफ हैं, लेकिन सिंगल सेल्ड है। आज हम जानते हैं कि हमारे पास कोई भी एनिमल जो है उसका मेंबर, किंगडम एनिमेलिया का मेंबर यूनिसेलुलर नहीं है, हमने इन्हें निकाल के अलग कर दिया। अब अच्छा, आपने जब ये यूनिसेलुलर प्रोटोजोआ अलग किए, पीछे जो आपके पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बचे जिन्हें आप एनिमल कहते हो, इन्हें फिर हम मेटाजोन कहते हैं। ठीक, कहते हैं एनिमल्स जो हैं ये जब इवॉल्व हुए तो इनके पास मल्टीपल सेल्स आए हैं, यानी इन्हें आप मेटाजोआ कह रहे हो, जिसका मतलब है बियॉन्ड सिंगल सेल्ड। ये जो ट्रांजिशन चेंज आया है यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलरिटी की तरफ, इसका एवोल्यूशन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इसी वजह से आप देखते हो कि आपके पास एनिमल्स में इतनी एडवांस डेवलपमेंट हुई है और उनमें इतनी वैरायटी मौजूद है, क्योंकि दे हैव स्पेशलाइज्ड टिश्यूज एंड ऑर्गन्स जो कि आपको यूनिसेलुलर प्रोटोजोआ में नहीं मिलते। अच्छा, हम जो है एनिमल्स को कई बुनियादों पे ना क्लासिफाई कर सकते हैं, जो कि शो करता है कि इनके अंदर कितनी डाइवर्सिटी और कंप्लेक्सिटी है। ठीक, जैसे आप इनमें टिश्यूज की प्रेजेंस और एब्सेंस के लिहाज से इन्हें क्लासिफाई कर सकते हो। फिर आगे हम देखेंगे टिश्यू लेयर्स कितनी है डेवलपमेंट के दौरान, उस लिहाज से इन्हें क्लासिफाई कर सकते हो। इनमें वर्टिब्रल कॉलम है या नहीं है, जो कि हमारे असल में एसएलओ की डिमांड है। हमारा जो एसएलओ क्लासिफाई कर रहे हैं ना ग्रुप्स को, वो इसी वर्टिब्रल कॉलम की बेस पे कर रहे हैं, इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट। और दूसरा आप जर्म लेयर्स यानी वही टिश्यू लेयर्स की बेस पे और भी हैं। ये सब हमने पढ़ने हैं क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कहते हैं एंशियंट टाइम में, माजी में ना, पुराने वक्तों में हम एनिमल्स को अपनी आसानी के लिए, जब साइंस इतनी एडवांस नहीं हुई थी, दो ग्रुप्स में क्लासिफाई किया करते थे। और वो जो क्लासिफिकेशन की बुनियाद थी वो हमने वर्टिब्रल कॉलम पे रखी हुई थी कि अगर वर्टिब्रल कॉलम है तो ऑर्गेनिज्म दूसरे हैं, और अगर वर्टिब्रल कॉलम नहीं है तो ऑर्गेनिज्म अलग ग्रुप के होंगे। इनमें से एक ग्रुप है इनवर्टिब्रेटा। ये वो ग्रुप है जिसके एनिमल्स जो है इनमें बैकबोन नहीं होती। समझते हो, रीढ़ की हड्डी जिसे हम आसान अल्फाज में कहते हैं, वो एनिमल जिनमें बैकबोन नहीं है, इन्हें आप बोलते हो इनवर्टिब्रेट। और मजे की बात कहते हैं कि ज्यादातर जो एनिमल स्पीशीज है ना जो हमने डिस्कवर की है वो यही है। अगर मैं आपको सिमुलेशन दिखा सकूं, एक सिमुलेशन में आपको दिखाता हूं कि हमें ये आइडिया भी होता है, ये जो आपके कीड़े मकोड़े होते हैं, पांव के नीचे कुचलते हो या मरते हैं, आप देखते हो आपको इस तरह के इनकी बैकबोन या कोई स्ट्रॉन्ग बोन लाइक स्ट्रक्चर नहीं मिल रहा होता। तो ये आपके पास असल में इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। जैसे कि यहां देखो अर्थ फॉर्म है। अक्सर आपने देखा होगा बारिश होती है तो घरों में या गली मोहल्ले में, किसी जमाने में जब स्पेशली गलियां पक्की नहीं होती थी तो आप देखते थे ये निकला करते थे। अब ये आपके पास इनवर्टिब्रेट है। अभी मैं आपको इसका क्रॉस सेक्शन दिखाऊंगा तो ये देखो, क्रॉस सेक्शन के अंदर टिश्यूज हैं लेकिन किसी किस्म का बोनी स्ट्रक्चर या वर्टिब्रल कॉलम नहीं है। अब आगे जाके मैं आपको इनका वर्टिब्रल कॉलम भी दिखाता हूं वर्टिब्रेट्स के अंदर, ताकि आपको समझ लगे कि मैं किस चीज की तरफ पिन पॉइंट कर रहा हूं जो इनमें नहीं है। तो ये आपके पास क्या होगे, ये आपके पास इनवर्टिब्रेट्स है, इनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता। आगे देखो, दूसरा ग्रुप फिर हमने रखा वर्टिब्रेटा का। इसमें वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनमें बैकबोन, कमर की पीछे रीढ़ की हड्डी होती है, जिसको आप कहते हो वर्टिब्रल कॉलम। दे हैव वर्टिब्रल कॉलम, जिनमें फिर आपके पास बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, जैसे तमाम फिशेज होगी, एम्फिबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, हम पढ़ेंगे एक एक करके ने। अब जो ग्रुप इनवर्टिब्रेट है ना, चूंकि मैंने आपको बताया मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स तो इसमें आ रहे हैं, थोड़े से एडवांस एनिमल है जो वर्टिब्रेटा के मेंबर है। हमने क्या किया, हमने इनको क्लासिफाई किया। किंगडम एनिमेलिया है, अब देखते हैं उसमें फाइलम कौन कौन सा। और मजे की बात यह है कि आपके पास सभी फाइलम जो है वो इनवर्टिब्रेटा के, स्वाय लास्ट फाइलम में आप देखते हो एक आपके पास सब फाइलम होता है जो वर्टिब्रेट्स का होता है, यानी कि जो लास्ट फाइलम है उसमें इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट दोनों आ जाते हैं, बाकी के सारे जो है वो इनवर्टिब्रेट्स के हैं, क्योंकि मेजॉरिटी में नाम आपको आने चाहिए। आपके पास फाइलम पोरिफेरा है, नाइडेरिया है। अच्छा, ये हमने इनके एडवांसमेंट के लिहाज से इनका सीक्वेंस किया हुआ है, ये भी याद रखना है, आपने कोशिश करनी है ऐसे ही लिखना है। फाइलम प्लेटीहेलमिंथिस है, एस्कलमिंथिस है, एनालिडा है, मोलस्का है, आर्थ्रोपोडा है, इकाइनोडर्मेटा है, हेमिकॉर्डेटा है और लास्ट में कॉर्डेटा है, जिसके अंदर कहता है अब ये सारे इनवर्टिब्रेट्स है सिवाय कॉर्डेटा के अंदर जो सब फाइलम है वर्टिब्रेटा उसके, क्योंकि वो
वर्टिब्रेट्स हैं। अब वर्टिब्रेट्स क्या है, सिमुलेशन पे आते हैं। आपको मैं सिमुलेशन में पहले तो ह्यूमन से ही स्टार्ट करते हैं ना, क्या जानवरों में हम देखते जा रहे हैं, जरा अपने लिहाज से भी समझे कि क्या चीज है जिसकी बेस पे हम वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट्स को क्लासिफाई कर रहे हैं। और हम चूंकि वर्टिब्रल कॉलम रखते हैं, बैकबोन रखते हैं, इसलिए हम वर्टिब्रा का मेंबर है, हम वर्टिब्रेट्स हैं। अच्छा, इन टर्मिनोलॉजीज को अंडरस्टैंड करना है। वर्टिब्रा, वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रा ग्रुप, मेंबर्स जो उसके ऑर्गेनिज्म है वर्टिब्रेट्स। ये देखो, अगर मैं स्केलेटन पे फोकस करूं, क्या आप लोगों को मैं बैक पे जाके दिखाऊं? ये देखो, ये वो रीढ़ की हड्डी देख रहे हो, ये असल में आपकी बैकबोन यानी वर्टिब्रल कॉलम है। आपके हेड के बैक साइड से शुरू होता है और आपके पेल्विस वाले रीजन तक आता है। ये जो बैकबोन है, इसकी वजह से हम क्या कहलाते हैं? वर्टिब्रेट्स। ये देखो, आई होप अब आपको ज्यादा क्लियर नजर आ रही है। अब सिर्फ ह्यूमन तो नहीं है, बहुत सारे हैं। हम किसी एनिमल से भी एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, किसी और एनिमल को दिखाता हूं और वहां इसको आपने ऑब्जर्व करना है। चलो जी, ब्लू व्हेल ले लेते हैं। दो बड़ी खास बातें, एक तो पानी में रहने वाली है। कहीं आपके ज़हन में ऐसा ना आ जाए कि भी हम खुश्की पे रहते हैं, हमने ग्रेविटी के अगेंस्ट खड़े होना होता है, तो शायद इसलिए हमें वर्टिब्रल कॉलम है जो हमें एक एंटी ग्रेविटी सपोर्ट दे रही है। अब फिश जो है आप देखते हो, दे आर आल्सो वर्टिब्रेट्स। और ये वाली फिश ब्लू व्हेल, ये तो वैसे ही आपके पास लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म है। देखो जरा, 30 मीटर का आसान अल्फाज में अगर मैं आपको मतलब समझा दूं तो ये आपके पास 100 फुट से ज्यादा है, अच्छी खासी लेंथ है। ये देखो, सी नजर आया स्केलेटन? और आप यहां क्लियरली देख सकते हो, अगर मैं इसका टॉप व्यू आपको दिखाऊं, ये देखो कि किस तरह यहां पे ये वर्टिब्रल कॉलम यहां मौजूद है, राइट? तो ये क्या है आपके पास? वर्टिब्रेट है। लास्ट में ना, यहां देखो, हम इसको ओपन नहीं करते, बस ये देख लो, ये आपके पास कुछ सिमुलेशन के अंदर इसने मल्टीपल एट अ टाइम डिफरेंट वर्टिब्रेट्स दिखाए हुए हैं। फिश देख रहे हो, मुझे देखो, आपके पास फिश है, एम्फिबियन है, रेप्टाइल है, बर्ड है और मैमल्स आ जाते हैं। ये सब क्या है हमारे पास? वर्टिब्रेट्स हैं। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब हमें कुछ और मजीद टर्मिनोलॉजीज को भी समझना है ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहे। हमें आगे आने वाले जब फाइलम हमने पढ़ने हैं तो हमें समझ आ रही हो कि वहां पे क्या बात हो रही है। हम एनिमल्स को दो मेजर ग्रुप्स में ना कैटेगराइज करते हैं। पता कौन से एनिमल? इसको अगर हम बैक करें, ये देखो, मेटाजोन, प्रोटोजोन तो हमने अलग कर दिए ना, ये तो किंगडम प्रोटिस्टा बन गया। जो पीछे मेटाजोन है ना, अब ये वो एनिमल्स हैं जिनको आप वर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट भी कह रहे हो, लेकिन ब्रॉडली हम ना इन्हें दो ग्रुप्स में कैटेगराइज करते हैं, पैराजोआ, यूमेटाजोआ। और ये किस बेस पे कर रहे हैं? ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टिश्यू। अब ये आपके लिए एक इंटरेस्टिंग चीज होनी चाहिए कि इवन किंगडम एनिमेलिया, इसमें भी कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें आप देखोगे टिश्यू लेवल ही नहीं है, सेल लेवल है, डिवीजन ऑफ लेबर भी हुई है, मल्टी सेलुलर जो हुए, लेकिन वो सेल इस तरह से ऑर्गेनाइज नहीं है कि आप कहो कि बहुत सारे सेल मिलकर कोई एक स्पेसिफिक काम कर रहे हैं तो ये एक टिश्यू बना रहे हैं, ऐसा नहीं आपको मिलता। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है ये है पैराजोआ। पैराजोआ में हम कहते हैं ये सबसे सिंपलेस्ट एनिमल्स हैं। तो मल्टी सेलुलर तो हुए ना, तो सबसे सिंपलेस्ट मल्टी सेलुलर एनिमल्स पैराजोआ के मेंबर होते हैं। और इसके अंदर हमारे पास वो पहला फाइलम आता है, फाइलम पोरिफेरा। ये आपने याद रखना है, ये जो इतने सारे फाइलम पड़े हैं इनमें से सिर्फ पहला फाइलम है, इसके जो मेंबर हैं ये असल में पैराजोआ है। क्यों? क्योंकि आप देखते हो कि इनके अंदर ट्रू टिश्यू नहीं होता। हाँ, मल्टी सेलुलर है तो डिवीजन ऑफ लेबर हमें जरूर मिलती है, इसलिए ये आपके पास फिर ना सिर्फ सिंपलेस्ट एनिमल है बल्कि सिंपलेस्ट इनवर्टिब्रेट्स है।
ये बात याद रखनी है, जो अर्ली एनिमल्स होंगे वो इनवर्टिब्रेट्स हैं, जो इनवर्टिब्रेट्स हैं, और वर्टिब्रेट्स वाले एडवांस हैं। तो अभी आप बिल्कुल किंगडम के स्टार्ट में ही हो, तो इसका मतलब है कि फाइलम पोरिफेरा के जो मेंबर्स हैं ना, ये आपके पास इनवर्टिब्रेट्स हैं। जब हम पढ़ेंगे तो मैं आपको इसकी सिमुलेशन भी दिखाऊंगा, अभी मैंने खुद ऐड नहीं की। यूमेटाजोन जो है, कहते हैं इनमें वो तमाम फिर एनिमल्स आते हैं जिनके पास ट्रू टिश्यू होते हैं। तो आप खुद ही देख लो, इस पहले फाइलम के अलावा बाकी जितने भी हैं वो फिर सब यूमेटाजोआ में आते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि असल में जो ज्यादा वैरायटी है किंगडम एनिमेलिया में, वो इस ग्रुप के अंदर फॉल कर रही है, उनके पास टिश्यू लेवल मौजूद है। ठीक, कहते जो आपके पास, अच्छा, यूमेटाजोआ जो है, इनमें जो सबसे सिंपलेस्ट हैं वो फाइलम नाइडेरिया वाले हैं, जिनमें आप देख रहे हो कि आपको टिश्यू लेयर्स मिलती हैं, और ये इनवर्टिब्रेट्स हैं। और जो आपको कंप्लेक्स यूमेटाजोन मिल रहे हैं वो आपके पास फिर स्टार्ट होते हैं प्लेटीहेलमिन्थस से, और फाइनली जो सबसे एडवांस्ड लास्ट फाइलम है कॉर्डेटा, उसके मेंबर्स तक जाते हैं, जिनमें फिर आप देखते हो फिर टिश्यू लेवल से आगे ऑर्गन्स भी हैं, ऑर्गन सिस्टम भी हैं। अब ये जो आपके पास लेवल है, यहां फिर आप देखते हो कि यूमेटाजोन में इनवर्टिब्रेट्स भी हैं और वर्टिब्रेट्स भी हैं। ठीक है ना, क्योंकि सबसे एडवांस्ड क्या है, ये लास्ट फाइलम। अगर यहां दिखाऊं, ये देखो कॉर्डेटा। अब कॉर्डेटा में मैं आपको पहले बता चुका हूं इनवर्टिब्रेट्स के साथ वर्टिब्रेट्स भी हैं। तो कहते हैं जो सबसे एडवांस्ड यूमेटाजोआ है वो कॉर्डेट्स हैं, यानी कि ये जिनमें ऑर्गन सिस्टम और इंडिविजुअल लेवल तक सारी ऑर्गेनाइजेशन है, इनमें इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स दोनों आ जाते हैं लास्ट फाइलम के अंदर। दूसरी चीज, बॉडी सिमिट्री के लिहाज से ना, डेवलपमेंट के लिहाज से भी आपके पास आप देखते हो ये दो तरह के। एक ग्रुप है जिसके मेंबर्स में आप कहते हो इनमें रेडियल सिमिट्री है, या वो रेडियली सिमिट्रिकल होते हैं। इनमें क्या है, जो रेडियली सिमिट्रिकल एनिमल्स है ना, इनके अंदर ज्यादातर फाइलम नाइडेरिया जो सेकंड फाइलम है उसके मेंबर्स होते हैं। कहते हैं कुछ पोरिफेरा ऐसे हैं जिनमें हम देखते हैं रेडियल सिमेट्री होती है। ये कुछ सम पोरिफेरा इसलिए कहा गया कि ज्यादातर जो पोरिफेरा हैं वो एसिमेट्रिकल है, उनमें सिमेट्री नहीं है। अब ये रेडियल सिमेट्री क्या है और इसके बरक्स दूसरी जो हम कैटेगरी पढ़ेंगे वो क्या है, अभी समझाता हूं आपको। तो ज्यादातर पोरिफेरा जो है वो एसिमेट्रिकल है, कुछ के अंदर सिमेट्री होती है और वो रेडियल सिमेट्री होती है, लेकिन जो नाइडेरियन है ना वो इसके अंदर फॉल करते हैं। ठीक, क्या है रेडियल सिमेट्री? रेडियल सिमेट्री आप कहते हो ये वो एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी को अगर आप सेंटर से कट करो ना, और वो कट जो है वो किसी भी डायरेक्शन से हो, तो आप देखते हो एक से ज्यादा प्लेन से हो। आसान अल्फाज में, अगर आप एक से ज्यादा प्लेन से बॉडी को इस तरह कट करो कि वो सेंटर से बॉडी को काटे, तो आप देखते हो इनके दो इक्वल हाफ्स बन जाते हैं। पहले मैं इस डायग्राम से पहले ये डायग्राम आपको दिखाता हूं। ये देखो आपके पास यहां पे तो पोरिफेरा दिखाए हुए हैं जो एसिमेट्रिकल है ज्यादातर। दूसरी तरफ आपके पास ये जेलीफिश है, इसकी मेरे पास सिमुलेशन भी है, सिमुलेशन भी दिखाता हूं। वहां पे आपको रियलाइज होगा कि इनकी बॉडी इस तरह से अरेंज होती है कि आप देखते हो कि कोई भी प्लेन जो इनकी बॉडी को सेंटर से काटता हुआ गुजरे ना, वो इन्हें दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर देते हैं, यानी कि इनमें रेडियल सिमेट्री है। रेडियल सिमेट्री हम इसलिए बोलते हैं कि हम कहते हैं इनमें जो सिमिलर स्ट्रक्चर्स होते हैं ना बॉडी के, वो बिल्कुल ऐसे हैं जैसे वो सेंटर के अराउंड रेडिएट किए हुए हैं, सेंटर के अराउंड अरेंज हुए हुए हैं। कि आप सेंटर से बॉडी को काटोगे तो वो सिमिलर ऑर्गन इस तरह कट होंगे कि बॉडी दो इक्वल हाफ में हमें नजर आएगी। ठीक, आपके पास स्टारफिश है, अगर आप स्टारफिश को देखो, स्टारफिश में भी आपको ये चीज मिलती है। बुक की डायग्राम देखोगे तो वहां नाइडेरिया में भी है। ठीक हो गया। अब इसके बरक्स हम देखते हैं ये देखो, यू कैन सी इट। अगर मैं आपको इसकी एनाटॉमी दिखाऊं, ये ले, ये टॉप व्यू है आपके पास, बल्कि ये बॉटम है। चेन में चूंकि मूवमेंट हो रही है, यहां से देखते हैं, ये देखो
ये आपके पास टॉप व्यू है। अब इनकी बॉडी सिमेट्री ऐसी है कि कोई भी पॉइंट एक्सिस जो इन्हें इस बॉडी को सेंटर से काटे तो वो इन्हें दो इक्वल हाफ्स में कट देते हैं। यू कैन सी इट। अगर मैं एक और प्लेन काटूं, यहां सेंटर से गुजारूं प्लेन, ये देखो, ये हाफ और ये हाफ आपको दिखने में एक जैसे नजर आएंगे। ठीक, एक और प्लेन ले लेते हैं, ये देखो, यहां से कर लो। तो वो ऑर्गेनिज्म जिन्हें आप एक से ज्यादा प्लेन से जब कट करो इस तरह के, वो इन्हें बॉडी के सेंटर से काटता हुआ गुजरे, तो आप कहते हो कि ये दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाते हैं। ये देखो, ये आपके पास अब क्रॉस सेक्शन है कट किया हुआ, देख रहे हो। हमने लेट्स से मैंने हाफ से कट किया और कट करने के बाद अब आपको ये इस तरह नजर आ रहा है, इसके दोनों हाफ ऐसे ही होंगे। क्लियर? तो ये जो ऑर्गेनिज्म है हम कहते हैं दे आर रेडियली सिमेट्रिकल। यहां पे भी आपके पास फाइलम नाइडेरिया के एक ऑर्गेनिज्म की एग्जांपल दी हुई है। सिलेंड्रिकल शेप है, जहां मर्जी से काट लो आप देखोगे दो इक्वल हाफ बन जाएंगे। हां, इतनी इनमें शेप डेवलप हुई होती है कि आपको इनके इंटीरियर और पोस्टीरियर एंड का पता लग रहा होता है कि एक साइड और है दूसरी साइड और है, ये फर्क आपको मिलता है। ठीक, और जनरली हम देखते हैं दे आर सर्कुलर और सिलेंड्रिकल, और इनमें कोई फ्रंट बैक का फर्क नहीं होता। एंटीरियर पोस्टीरियर का फर्क हमें मिल जाता है, लेकिन फ्रंट कौन सा है बैक कौन सा है हमें नहीं आइडिया हो रहा था। इसके बरक्स वेरी इंपॉर्टेंट, बाइलेटरल सिमेट्री। जो बाइलेटरल सिमेट्री है इसमें हम कहते हैं, पहले तो थोड़ा सा हमने अंडरस्टैंड करना है कि जो एनिमल है ना, प्रॉपर आपको इनका इंटीरियर और पोस्टीरियर मिलता है, फ्रंट और बैक होता है। इंटीरियर पार्ट जनरली वो होता है जहां हेड होता है, और पोस्टीरियर पार्ट वो होता है जहां इनकी टेल होती है। आप इनके फ्रंट और बैक एंड को बड़े क्लियरली देख सकते हो। ठीक, अब ये जो एनिमल्स हैं जिनके फ्रंट बैक इंटीरियर पोस्टीरियर है, एक साइड पे हेड है दूसरी साइड पे टेल है, इनमें ये मामला नहीं है कि आप जहां मर्जी से कट करो आपको दो इक्वल हाफ में कन्वर्ट हो जाएंगे। अपनी एग्जांपल ले लो, हम लोग बायलेटरल सिमेट्रिकल है। क्या अगर मैं सेंटर से किसी ह्यूमन को काटूं तो उसके अपर और लोअर हाफ एक जैसे होंगे? नहीं। डायगोनल काट दिया जाए तब भी नहीं। हां, एक ही प्लेन है कि अगर मैं उस प्लेन से काटता हुआ गुजरूं तो मैं देखूंगा कि जो दो इक्वल हाफ बनेंगे वो एक जैसे होंगे। ये होती है बायलेटरल सिमेट्री, जिसमें आप एनिमल्स को सिर्फ एक ही खास सिंगल प्लेन से काटोगे तभी उसके दो इक्वल हाफ बनेंगे फ्रॉम इंटीरियर टू पोस्टीरियर। ठीक, और कहते हैं जो इंटीरियर एंड होता है ना, ये स्पेशली वो पॉइंट होता है जहां डाइजेस्टिव सिस्टम की ओपनिंग होती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आसान अल्फाज में माउथ वाली एग्जांपल दे रहे हैं। ठीक है, कि जहां माउथ है वो इंटीरियर साइड होती है, और इसके अंदर आपके पास ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं। अब ये आपके लिए एक नई टर्म आ गई है जो कि आपने भी पढ़ी नहीं है, तो देखो किस तरह टर्मिनोलॉजीज लिंक करती है और हमें इन्हें समझना पड़ता है। फाइलम वाइज देखें तो फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस से लेकर लास्ट तक कॉर्डेटा तक सभी फाइलम के मेंबर्स जो हैं दे हैव बाइलेटरल सिमेट्री। ये देखो, ये हमारी बुक की डायग्राम है। अब देखो हमने तीन प्लेन्स का जिक्र किया है, सैजिटल प्लेन, मीडियल प्लेन भी आपको मिलेगा कहीं लिखा हुआ, ट्रांसवर्स प्लेन जो बॉडी को इस तरह काट रहे, ठीक है, और फ्रंटल प्लेन जो बॉडी को यूं काट रहे। ये मेरी लाइन से बस देख लो। अगर आप जरा देखो, ट्रांसफर प्लेन जो बॉडी को इस तरह काट रहा है कि इंटीरियर साइड अलग और पोस्टीरियर अलग होगी, दे आर नॉट मिरर इमेज, ये इक्वल हाफ्स नहीं है। इसी तरह जो फ्रंटल वाला है कि बॉडी की एक साइड दूसरी तरफ, ठीक है, अपर फ्रंट एक तरफ बैक एक तरफ, यहां भी आपके पास दो इक्वल हाफ नहीं आते। हां, अगर आप सैजिटल प्लेन से काटते हो, ठीक है, यहां जरा दिखाना मुश्किल है, लेकिन प्लेन अगर बॉडी को इस तरह कट करता हुआ गुजरता है सेंटर से, तो आपके पास टू इक्वल हाफ्स या मिरर इमेजेस बनते हैं बॉडी के। आगे देखो, हमारे पास क्लासिफिकेशन आ रही है टिश्यू लेयर्स या जर्म लेयर की बेस पे। इस लिहाज से आप एनिमल्स को डिप्लो या ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हो। ये देखो जैसे यहां लिखा हुआ है, अब देखो किस तरह लिंक कर रहे हैं कि बायलेटरल सिमेट्री वाले सभी ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। अब ये डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या है,
फिर आगे देखो इनके अंदर बॉडी कैविटी के लिहाज से क्लासिफिकेशन क्या है, ये वो सारी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं। ये आपके पास डेवलपमेंटल पैटर्न के लिहाज से कि ये किस तरह के होते हैं, ये हमें समझना जरूरी है ताकि हम किंगडम एनिमेलिया को अच्छे से अंडरस्टैंड करें। चाहे एसएलओ के अंदर वो डायरेक्ट इन अल्फाज का यूज नहीं कर रहा, लेकिन वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट के अंदर ये सब चीजें आपको मौजूद मिलती हैं। आज लेक्चर हमारा इतना ही, इंट्रोडक्टरी टर्मिनोलॉजीज इंपॉर्टेंट है, आगे जाके आपके लिए इस तरह से इतना वो बर्डनाइज नहीं होगा कि नई से नई टर्मिनोलॉजीज इकट्ठी आती जा रही हैं, ये आपको पहले एसएलओ में जरा ज्यादा मिल रही हैं। लेकिन हम इसको सीक्वेंस वाइज वक्फे वक्फे से पढ़ते हैं, 2 लेक्चर्स में कवर करते हैं ताकि आपके लिए भी आसानी रहे।